हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसके 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। लास्ट चैप्टर था अपना 11th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज स्टार्ट करते हैं अपना 12th चैप्टर, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला प्रोविजन कहाँ से कैसे इमर्ज हुआ, सबसे पहले वही देखते हैं। इसके लिए अपने को दो चीजें देखनी पड़ेगी, एक आर्टिकल 13 और एक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, मतलब उनके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 ये कहता है। बट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, वो उसने क्या करा, जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, तो उसको ही हटा दिया, मतलब पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट को ही हटा दिया। तो फिर ये दोनों थोड़ी इनकंसिस्टेंट होगी ना दोनों बातें, कि आर्टिकल 13 कह रहा है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट तो वो वॉइड हो जाएगा। बट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट ही हटा दिया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था। तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी अगेंस्ट जा रही है ना एक दूसरे के। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे रोल आता सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन गया कि पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368, तो उसके अंदर क्या वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी वो शंकरी प्रसाद केस के अंदर कि हाँ, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। जिसके पीछे का लॉजिक उन्होंने ये दिया कि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करा जा रहा है, और ये बेशक उन फंडामेंटल राइट्स को वॉइड, वो इनकंसिस्टेंट है उनके साथ, फिर भी ये वॉइड नहीं होंगे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर, जो कि आर्टिकल 13 के अंदर है, उसके अंदर नहीं आता। तो उस चीज का कंक्लूजन क्या निकला कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, उनको टेक अवे कर सकती है। ये डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का शंकरी प्रसाद केस 1951 के अंदर। फिर आगे एक और दूसरा केस होता है सज्जन सिंह केस 1964। उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी वर्डिक्ट को दोबारा से बोला कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। बट ये सिनेरियो ज्यादा दिन नहीं चलता। फिर आता है गोलकनाथ केस 1967 का। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, वो इम्यूटेबल हैं। इतना इजीली उनको यूं टेक अवे पार्लियामेंट किसी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं कर सकती। ये स्टांस रखा गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 13 के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, उनको लॉ की डेफिनेशन के अंदर रखा जाएगा। तो फिर उससे हुआ क्या, पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई कि वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू टेक अवे नहीं कर सकती। बट इसके अगेंस्ट पार्लियामेंट को भी तो कुछ करना था ना। तो पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 पास करा, और उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों को ही अमेंड कर दिया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है सिटीजन्स के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एक तो ये बात बोली, और दूसरा बोला कि जो ये एक्ट फंडामेंटल राइट्स को लेने के लिए बनाए गए हैं अंडर आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, तो उनको आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद आता है केशवानंदन भारती केस 1973। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपनी गोलकनाथ केस के अंदर वर्डिक्ट दी थी ना, कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर सकती है, इस स्टांस को बदल दिया। बोला कि ना, जो भी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है पार्लियामेंट, वो ठीक है, कि जिसमें बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर सकती है पार्लियामेंट और उनको अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, उसको तो बता दिया वैलिड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। बट इसी के साथ देता है एक नया प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कुछ ना कुछ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किसी सिटीजन को मिलने जरूरी है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको इम्पैक्ट करे बिना बाकी के प्रोविजंस को,
पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ये वर्डिक्ट दी केशवानंदन भारती केस 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर अलग अलग केसेस जैसे जैसे आगे आते जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम के साथ कई सारे फीचर्स इसके अंदर डाल दिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या क्या चीजें डिफाइन करती हैं एक्चुअली, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी। तो इस तरीके के कई सारे प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं। वो हम वन बाय वन कई सारे आगे फीचर्स देखेंगे भी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पार्लियामेंट ने बोला, अमेंड करा आर्टिकल 368 को और डिक्लेयर कर दिया कि जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। और ऐसा कोई भी अमेंडमेंट एक्ट जो कि किसी फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में है, तो उस एक्ट को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। ये प्रोविजन दे दिया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में पार्लियामेंट ने। बट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट करा मिनर्वा माइल केस ऑफ 1980 में और बोला कि ये प्रोविजन, इस प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया कि ये कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है फंडामेंटल फीचर्स का, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। और पार्लियामेंट ने जो खुद को ये अनलिमिटेड पावर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368, तो उसको वॉइड कर दिया। तो लास्ट में अगर हम फाइनल पोजीशन, अब करंट पोजीशन अगर देखना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट की, तो वो किस तरीके से होती है, तो उसके बारे में बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 ये पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट वो होना चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो जो फीचर्स आते हैं उनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स के, बाकी के फीचर्स को जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है उनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो क्लियरिटी नहीं है। बस अलग अलग जजमेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजंस दिए हैं कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगी। तो कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, जो कि अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू निकल के आया। जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने को कैसे पता चलता है, जैसे आर्टिकल 13 में कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई लॉ है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और आर्टिकल 32 के अंदर आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, और क्या क्या है, सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्योंकि ये चीजें क्योंकि कहाँ पे प्रीएम्बल में भी मेंशन है कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी कैसा होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानते ना, एक रिपब्लिकन कंट्री मानते ना, कि जो भी रिपब्लिक मतलब जो भी कंट्री का हेड है वो क्या होना चाहिए, वो इलेक्टेड होना चाहिए, या डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। और सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि ये तीनों चीजें एक बैलेंस्ड वे में काम कर सके सोसाइटी के लिए, एक तीनों चीजों के अंदर एक बैलेंस बना रहे। और फेडरल स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करेंगे, वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर में ही डाल दिया गया है। इसीलिए जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226, वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं सारे के सारे। और फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि ये चीज हम बार बार कहाँ प्रीएम्बल में भी देखते हैं, डीपीएसपीज में भी देखने को मिलती है, फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिलती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो सबसे एक मेन चीजें दिखती है कि जो पॉलिटी है वो किस तरीके से रन करेगी, किन प्रोविजंस के ऊपर, तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर। रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इन सब चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक फीचर कह सकते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया है। और कई सारे फीचर्स हैं, अलग अलग केसेस के अंदर निकल के आए हैं ये उनकी जजमेंट के अंदर, तो वो मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगी।
तो इसके साथ साथ अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।